यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिनों से मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मुंबई, फिर सोलापुर, फिर बीड़ और फिर बीड़ से घर। नींद नहीं हो पा रही है, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। ऐसा लगा था कि रिज़ल्ट के बाद ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो चुकी है, लेकिन उस नज़रिए से नहीं। मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन, मैं बहुत खुश था। 9-10 मई के बीच में रिज़ल्ट लगेगा ऐसा चल रहा था, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसी होती है कि इसमें रिज़ल्ट कब लगेगा ऐसी कोई डेट नहीं दी जाती, अचानक बॉम्ब गिर जाता है और 9-10 तारीख को बॉम्ब गिर सकता है ऐसा बताया जा रहा था। तो मेरा रूम था पूना में, दोस्त के रूम पर मैं रहता था। तो वहाँ से मैं 10 मिनट की दूरी पर साइबर कैफ़े था, मेरे पास खुद का कंप्यूटर नहीं था, तो मैं साइबर कैफ़े गया सुबह 10 बजे 9 तारीख को, और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं साइबर कैफ़े में बैठा रहा, खाना नहीं खाया, थोड़ा नाश्ता मैंने किया था। 4 बजे तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। एक वेबसाइट में खोल कर बैठा था, फेसबुक और वो यूपीएससी की वेबसाइट, और उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। बहुत बोर हो चुका था। मैंने कहा चलो अब जाकर सो जाते हैं, कल 100% लग जाएगा। रूम पर गया, थोड़ी नींद हुई 1-2 घंटे की, बाद में 12 बज गए, फिर नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा भी डर भी था उसका मुझे, क्योंकि मैं क्यों ऐसा हो रहा था ये आपको आगे चल के बताऊँगा ही, आपको समझ में आ जाएगा कि वो दिन कितना अहम था मेरे लिए। तो नींद नहीं आई, फिर सुबह 6 बजे रेडी हुआ, 10 बजे फिर साइबर कैफ़े में जाकर बैठा, 10 बजे से 4 बजे तक वेट किया, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया। बहुत ज़्यादा, एक एक मिनट मेरे लिए इनटॉलरेबल था। और 4 बज गए, बहुत नींद आ रही थी तब, क्योंकि मेरी नींद नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि अब सब गया चूल्हे में, जाकर सो जाते हैं, अगर पास हो जाऊंगा तो दोस्त कॉल करके बता देंगे। तो मैं निकला और 5 ही मिनट में चलता गया, मेरे रूम के वे पर ही था मैं, और मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया। वो दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, और उसने मुझे कहा सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बहुत बता नहीं सकता लफ्ज़ों में कि वो कितना अहम वक्त था, और मेरे हार्ट बीट्स, मेरा बॉडी टेम्परेचर कितना उस वक्त बढ़ गया था। मैंने कहा भाई रुक जा, मैं पहले जाता हूँ फिर चेक करता हूँ। मैं दौड़ता हुआ गया साइबर कैफ़े में, वेबसाइट खोली, वहाँ पर 5 मिनट के बाद ही वो PDF अपलोड हो चुका था। मेरा 361 ऑल इंडिया रैंक आया था, बहुत अच्छा रैंक था, एक्सपेक्टेड उससे थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 361 में मैं सेटिस्फाइड था, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत वीक थी और मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहिए था। 4 साल से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। घर वालों को फ़ोन लगाया, अब्बू को पहला कॉल किया, तब भी वो रिक्शा चला रहे थे, आज भी वो रिक्शा ही चलाते हैं। पैर हमारे हमेशा ज़मीन पर रहने चाहिए। कॉल किया अब्बू को, तो रिक्शा चला रहे थे, तो फ़ोन पे आवाज़ नहीं, बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा यार इतना इंपॉर्टेंट दिन है, आज भी बात नहीं हो पा रही है। फिर दीदी को कॉल किया, घर पे अम्मी को बताया, सब लोग बहुत खुश हुए, रो रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। पता नहीं चल रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है आज, क्योंकि जो सपना हमने बहुत जल्दी देख लिया था उम्र में, मेरे घर वालों ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो चुका था। तो बहुत सब लोग खुश थे। फिर सब लोगों से बातचीत हुई, मीडिया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपने देखी। 2012 के बाद 2012-13 में एक छुट्टियाँ चल रही थी BA की, मेरी फर्स्ट ईयर की, और मुझे किताबें खरीदनी थी, और किताबें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। 16,000 रुपये तक का वो किताबों का खर्चा था। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। मेरी जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल से जहाँ पर मैं जॉब करता था पार्ट टाइम जॉब, वो ऑफिस 8 किलोमीटर था। तो साइकिल के ऊपर मुझे धूप में 8 किलोमीटर जाना पड़ता था, 8 किलोमीटर आना पड़ता था, 8 घंटे काम करना पड़ता था। 16,000 रुपये की कमाई तब होगी। तो मैंने बुक्स परचेज़ कर ली। वहाँ पर एक मुझे रिक्शा वाले अंकल मिले थे, जो बताते थे कि वो भविष्य भी देखते हैं। तो मैं एक्चुअली बिलीव नहीं करता इन सारी चीज़ों में, पर वो बोल रहे थे कि भाई देख लो देख लो देख लो, कोई पैसे नहीं लूँगा आपसे, जस्ट हाथ देख कर मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई आपको क्लास 1 पोस्ट नहीं मिलेंगी, क्लास 2 मिल जाएगी। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत का सब पार्ट होता है, मैं आपको बता दूंगा, रिजल्ट लगने के बाद आपको पता चल जाएगा। और वो गलत साबित हुए। तो गालिब ने कहा है कि हाथों की लकीरों पर मत जा, ए गालिब नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मैं हमेशा जहाँ भी मैं जाता हूँ, आज भी ऑर्गेनाइज ये प्रोग्राम किया है, तो मैं उनसे हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई फूल हार फेलिसिटेशन ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया है उससे बच्चे जो है मोटिवेशन ले और पढ़ाई को लगे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाए, और स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कई ज़्यादा पैमाने पर नज़र दिखाई दे रहे हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो था बहुत ही ज़्यादा हम्बल था। मेरा बैकग्राउंड में
छिलगांव तालुका बदनापुर डिस्ट्रिक्ट जालना, अपना ही मराठवाड़ा, यहीं पर मेरा जन्म हुआ। झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ था। हमारे घर में मेरी 2 बड़ी बहनें, फिर मैं और मेरा एक छोटा भाई था जो मुझसे बड़ा है। तो हम 4 लोग हमारे फैमिली में थे। मेरे अब्बू तब बर्तन बेचते थे, कुछ किराना दुकान चलाते थे, कभी रिक्शा चलाते थे, अभी भी वो रिक्शा चलाते हैं। तो ऐसा हमारा बैकग्राउंड था। बहुत ज़्यादा हमारे घर में गरीबी थी। आज मैं IAS बन चुका हूँ, लेकिन आज भी हमारा खुद का घर नहीं है, हम रेंट के हाउस में रहते हैं। बाथरूम भी हमने अभी 1-2 साल पहले हमारे उस रेंट के घर में हुआ है। बहुत ही बुरे हालात हमारे घर के थे। हमारे घर में वो सारी चीज़ें जो हमारे देश के सामने आज बहुत बड़ी समस्या है, आप वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात कीजिए, डाउरी कस्टम की बात कीजिए, चाइल्ड मैरिज की बात कीजिए, सारी चीज़ें मैंने देखी थी। 10th कक्षा में मैं जब था तब मुझे MSc जो कोर्स आता है वो कोर्स करना था, और उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने एक होटल था हमारे गांव में, रेस्टोरेंट था, उस होटल में मैं चाय सर्व करता था, टेबल साफ़ करता था, फर्श पूछता था। रात में 10 घंटे में काम करता था, 2 घंटे मुझे वो टाइम देते थे, तब जाकर मैं वो MSc का कोर्स करता था और उसमें मैं टॉप किया था। तो ऐसा एक पूरा बैकग्राउंड था हमारा। घर में हालात ऐसे थे कि कभी कभी खाने को भी नहीं होता था हमारे घर के अंदर। उसमें हमारे अब्बू पहले शराब पिया करते थे, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो ये सारी बुरी चीज़ें मुझे दिखाई देती थी। तो बहुत बार सवाल आता है कि भाई इतनी बुरी हालात है तो आप जी कैसे सकते हो, आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँच सकते हो। तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न है तो वो रीज़न एजुकेशन है। मुझे हमारे घर से ज़्यादा पसंद कोई चीज़ थी, मेरे पेरेंट्स, मेरा आसपास का माहौल से भी ज़्यादा अगर मुझे कुछ पसंद था तो वो मेरे टीचर्स और मेरी स्कूल थी। क्योंकि बचपन से ही जिसे होशियार स्टूडेंट माना जाता है कि भाई ये बच्चा टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, टीचर से बातचीत करता है, क्लास में सवाल पूछता है, जवाब देता है, तो वो स्टूडेंट्स टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उनसे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता था। मुझे रिस्पेक्ट कभी मिली नहीं हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में, आसपास के माहौल में, लेकिन स्कूल में बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। 6ठी कक्षा में मैं जब था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 6ठी कक्षा में था तब पूरी स्कूल मुझे पहचानती थी। 10वीं कक्षा के बच्चे, इतना फेमस मैं हमारे स्कूल में हुआ करता था। मुझे किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था, पढ़ना बहुत पसंद था मुझे, तो उसकी मैं पढ़ाई किया करता था। मुझे इलोक्यूशन जो वक्तृत्व स्पर्धाएँ होती है कि जिसमें स्पीच देना होता है, तो मेरा वो स्किल था, तो उसमें मुझे प्राइजेस मिलते थे। फिर उतने 100-200 रुपये मुझे मिल जाते थे, तो वो मेरा खर्चा उस पर निकल जाता था। स्कूल में बहुत अच्छे टीचर मुझे मिले। एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपको है ना दूसरी कम्युनिटी क्या या फिर सिस्टम या सोसाइटी पीछे नहीं खींच रही है आपको, आप खुद पीछे खींच रहे हैं, आपका माइंड सेट पीछे खींच रहा है। क्योंकि मेरे घर वाले जो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने, मैं 4ठी कक्षा में था, होशियार हुआ करता था मैं, और मेरी पढ़ाई वहाँ पर बंद होने वाली थी। 4ठी पढ़ लिया, मैथ्स आ गया बहुत था, मुझे कुछ ना कुछ काम लगाने वाले थे। हमारे घर वाले रिश्तेदार जो थे वो बोल रहे थे कि ज़्यादा पढ़ाई करके क्या करना है, इसको कौन सी नौकरी मिलने वाली है। ये हर सवाल पूछा जाता है माइनॉरिटीज़ के बच्चों से, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के, और ये दूसरे नहीं पूछते, आपके घर वाले ही आपको ये सवाल पूछते हैं। अगर मेरी जैसी किसी की स्ट्रांग विल है तो वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन हर एक के बारे में ऐसी बात नहीं होती। तो हमारे अब्बू गए टीसी निकालने के लिए 4ठी कक्षा से मेरी, तो वहाँ पर पडुलकर नाम के हमारे टीचर थे, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज भी मिले नहीं बहुत सालों से मुझे वो। उन्होंने कहा कि ये आपका बच्चा बहुत होशियार है और आप इसे आगे पढ़ाइए, आप इसे आगे पढ़ाइए तो ये पूरा आपका माहौल बदल के रख देगा। तो हमारे अब्बू जो पहले भी पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी अम्मी जो अनपढ़ है, अब्बू भी अनपढ़ है, तो अनपढ़ लोगों की खासियत ये होती है कि जब कोई बड़ा आदमी उनसे कोई ऐसी बात कहता है तो वो ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं। तो मेरे अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है, इसे हम पढ़ाते हैं, इसके बारे में हमारे सर ने कहा है तो इसे पढ़ाना है, बड़ा ऑफिसर बनाना है। तो मैं ऐसे तरह से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। इतनी बुरी हालात थे कि जो खिचड़ी वगैरह मिलता था हमारे वक्त, उसमें वो खिचड़ी में खाया करता था, घर पे खाना खाने का इसलिए अच्छा होता नहीं था। हमारे अम्मी के साथ एक हादसा हुआ, उसकी वजह से वो 1 साल तक मेंटल डिसऑर्डर उनको हुआ था, जिसे हमारी सोसाइटी में आज नेगेटिवली पागल कहा जाता है। 1 साल तक वो वैसे हालात थे। अब्बू ने 3 शादियाँ कर रखी थी, पहली बीवी, फिर हम, और फिर तीसरी शादी कर रखी थी। ऐसी पूरी ये चीज़ें चलती थी। स्कूल में जब मैं जाता था तो कभी कभी मेरी कपड़े फटे हुए थे, जो हमारा यूनिफॉर्म होता है ना जिला परिषद के स्कूल का, तो कभी कभी फटा हुआ होता था। और हमारे स्कूल इतनी अच्छी थी कि कितना भी होशियार बंदा हुआ, अगर वो रूल नहीं फॉलो करता तो बहुत पीटते थे। तो मैं पिटना नहीं चाहता था सबके सामने, तो मैं क्या करता था कि जब भी ऐसे मेरे कपड़े फटे हुए, सिलाने के लिए टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, 10 बजे से 10:30 बजे तक परिपाठ चलता था, जिसमें राष्ट्रगीत, न्यूज़ बताते थे, स्टोरीज़ बताते थे, सुविचार बताते थे। वो होने के बाद में 10:30 बजे के बाद सब लोग अंदर चले जाते थे। तो वो सब अंदर जाने के बाद मैं छुपके से जाकर क्लास में बैठ जाता था। वाइट शर्ट पहना हुआ था, पैंट कौन से रंग की पहनी है पता नहीं चलती थी किसी को।
तो ऐसी ये पूरी हालात थी। एक दो इंसिडेंट से बता रहा था। मुझे चिकन बहुत पसंद है लेकिन वो भी मुझे बहुत कम मिलता था। फिर हमारे स्कूल के जिला परिषद के स्कूल में खिचड़ी में कभी कभी कीड़े आ जाते थे तो वो नॉनवेज हो जाता था एक किस्म का। तो इस तरह के ये पूरे हालात थे। 10th मेरा हुआ, मुझे साइंस मैथ बिल्कुल पसंद नहीं था। 10th में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, लेकिन बड़ा ऑफिसर क्या होता है ये मुझे पता नहीं था, क्या करना पड़ता है ये भी पता नहीं था। अवेयरनेस मराठवाड़ा में बहुत कम है, तो मुझे बड़ा ऑफिसर बनना था, इतना तब डिसाइड हो चुका था। 11th-12th मैंने साइंस आर्ट्स से किया। संस्कृत सब्जेक्ट था मेरा, ऊपर म्यूजिक था, पॉलिटिकल साइंस था, साइकोलॉजी था। बार वाले कॉलेज जालना का बहुत फेमस है। 500 रुपये वहाँ पर बस 11वीं की फीस थी और 500 रुपये 12वीं की। तो हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि फीस देने की ज़रूरत नहीं थी। तो और मुझे साइंस मैथ वैसे भी पसंद नहीं था, तो मैं आर्ट्स मैंने लिया। बहुत ज़्यादा मैंने आर्ट्स की पढ़ाई की। वहाँ पर टीचर्स मिले, उन्होंने बताया कि भाई यूपीएससी क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने पैटर्न बताया कि प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, सिलेबस ये होता है, ऐसा पैटर्न होता है। बेसिक पता चल गया मुझे तब। लेकिन टीचर्स ने कहा कि भाई अंसार, आपके पास अभी ग्रेजुएशन के वक्त के 3 साल है, इसलिए आपका जो टाइम है अभी वो 11वीं 12वीं के ऊपर फोकस कीजिए, पुनः आप जाइए बाद में 12वीं होने के बाद और वहाँ से तैयारी शुरू कीजिए। तो मैंने बस 11वीं 12वीं की बहुत दिल लगा के पढ़ाई की। 91% तब मुझे मार्क आए थे, बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। संस्कृत में मुझे, जो मैंने सिर्फ 11th-12th में लिया था, उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। मैं हमेशा मार्क्स का जिक्र इसलिए करता हूँ कि मार्क्स आप कितने होशियार है ये नहीं दिखाते, मार्क्स आप कितने मेहनती हो, आप कितना हार्डवर्क करते हुए ज़रूर दिखाते हैं। तो 91% मार्क्स मुझे तब आए थे, तभी मुझे चश्मा लग चुका था और मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं पुणे जाना चाहता हूँ। हमारे फैमिली का, मेरे जो ये सक्सेस है, सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। वो मेरे घर वाले, मेरा भाई, उसके बाद में मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स और वेल विशर्स, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे फैमिली का 2 बहुत अहम रोल रहे था। एक था वो फाइनेंशियल लेवल पर था कि भाई एक रिक्शा चला रहा है, उसको खुद खाने के लिए नहीं है, वो अपने बेटे को पेट काट कर पैसे भेज रहा है। मेरा भाई जो 6ठी कक्षा में स्कूल छोड़ चुका था क्योंकि एक तो घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था। मेरे घर वालों ने कभी मुझसे बैठकर कहा नहीं कि अनुसार पढ़ाई करो, हमें ही करना पड़ता था। वैसे में मेरा भाई जो स्कूल में या तो मार कर आता था या मार के आता था लोगों को, तो वो नहीं पढ़ पाया आगे। तो वो हमारे मामा जी थे, 14 साल का वो तब था, तो मैं 16 साल का था। उसने स्कूल छोड़ दी, उनके यहाँ पर वो ग्रोसरी शॉप था, तो वहाँ पर वो काम किया करता था। 2,500 शुरुआत में उसको पेमेंट मिलता था, अभी 6,000 उसको पेमेंट मिलता था। तो वो जो उसका पेमेंट था 6,000 रुपये, वो डायरेक्टली वो मेरे अकाउंट के ऊपर भेज देता था। 1 रुपया वो खुद के लिए नहीं रखता था। इसलिए मैंने जैसा कहा कि मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे बड़ा है, उसका रीज़न ये है। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो फाइनेंशियल लेवल पर मेरे फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, इमोशनल लेवल पर सेक्रीफाइस किया है। हमारे जनरेशन का मैं अकेला ग्रेजुएट हूँ। पुणे जैसे शहर में जहाँ मेरा कोई पहचान का नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, वहाँ अपने एक बच्चे को भेज देना, अकेले भेज देना, वहाँ पर कैसा रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे लोग उसे मिलेंगे, किस तरह से वो रह पाएगा, ये डर होते हुए भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, मुझे वहाँ भेजा। 4 साल में 4 ईद हुई, रमज़ान ईद, उन 4 में से बस मैं 2 ही रमज़ान ईद को हमारे घर आ पाया। तो आप समझ सकते हो कि क्या इमोशनल सेक्रीफाइस मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है। तो बहुत बार मेरी अम्मी रोती भी थी क्योंकि मैंने जैसा बहुत बार मेरे स्पीचेस में कहा है कि 4 साल में बस मैं 1 किलो से बड़ा हूँ। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा, मुझे पढ़ाई भी करना पड़ती थी और खाना भी पुणे का ठीक से नहीं मिलता था। तो ये इमोशनल जो था वो सेक्रीफाइस मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया। पुणे में गया, वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू की। फर्ग्यूसन कॉलेज जो बहुत बड़ा कॉलेज है भारत का, लोकमान्य तिलक ने उसकी स्थापना की है। उस कॉलेज में मुझे मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल गया। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा एक 8-9 लोगों का ग्रुप मिला, हमारे दोस्त। क्योंकि पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में जो बंदा आता है तो 95% बच्चे बोलते हैं कि मुझे आईएएस बनना है। हमारे वक्त भी यही सवाल पूछा गया था, तो 95% लोगों ने ये कहा था कि आईएएस बनना है। उनमें से मैं अकेला सेलेक्ट हुआ और वहाँ पर जाने के बाद में बहुत ही अलग माहौल था। पुणे एक बहुत बड़ा सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी वहाँ पर है, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, जगमगाट होता है, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो उसमें सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर दोस्त मिले, हॉस्टल मिला, वहाँ पर कम पैसों में मेरा एडमिशन हो गया। मैंने पढ़ाई शुरू की, दोस्त बनाए, ग्रुप में स्टडी शुरू किया। सेकेंड ईयर में तब मैं था, तब यूनिक एकेडमी का मैंने क्लास ज्वाइन किया। वहाँ पर तुकारामज़ादा सर की मुझे बहुत हेल्प हुई। आज भी हम देखते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग दूसरों को देने में हिचकिचाते हैं। उन टीचर्स ने मैंने कहा कि सर मैं पूरी फ़ीस आपको पे नहीं कर सकता। मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा था तो मैं कन्विंस कर पाता था उनको, तो वो कन्विंस हो गए। और जो 70,000 रुपये तब देना पड़ते थे, उन्होंने मुझे 35,000 लिए, वो भी उन्होंने मुझसे
5-6 इंस्टॉलमेंट में लिए। जब मैं क्लास में जब जाता था तो बहुत अलग माहौल होता था, क्योंकि जब मैं 19 साल का था तब मैंने क्लास ज्वाइन किया था और 29-29, 30-30 साल के लड़के क्लास में बैठे हुए होते थे। तो मैं बहुत छोटा उनके सामने नज़र आता था, बहुत डर लगता था मुझे। बहुत बड़ी बड़ी किताबें उनके टेबल के ऊपर रखी हुई होती थी, वो देख कर मैं डर जाता था क्योंकि मेरे पास किताबें नहीं थी। तो ये सारा माहौल था। बहुत सारे लोग जैसे आप बैठे, मैं पीछे से चल कर आता था, या फिर क्लास में फ्रंट में ही बैठा करता था क्योंकि छोटा था। तो बहुत सारे लोग देखकर हैरान होते थे, कुछ कुछ ऐसे गलत नज़र से हंसते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन दिल में हौसला था कि भाई पूना आए हैं तो IAS बन के ही घर पे रिटर्न जाना है। ये बाकी कंपटीशन वगैरह चीज़ें बहुत बार इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब हमारे वक्त 4.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, आज 1100 पूरे ऑल इंडिया से सेलेक्ट हुए। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है, बहुत पढ़ाई करते हैं बच्चे, ऐसा वैसा ये सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन आपसे खुद से होता है। आपका कंपटीशन आपसे खुद से होता है, आपकी नेगेटिविटी से होता है। तो आप कंपटीशन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप खुद पे भरोसा रखिए, खुद के हार्डवर्क पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, चलते रहिए, फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर रखिए, आपको मंजिल अपने आप मिल जाएगी। वो मुझे मिलती दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। इस एग्ज़ाम ने मुझे एक बहुत अच्छी आदत लगाई है, वो है कि आपको अगर कुछ भी प्रिपेयर करना है, कहीं बात करनी है, कुछ लिखना है, तो थोड़े से नोट्स बना लेने चाहिए, मतलब गड़बड़ नहीं होती। तो मेरे साथ थी। तो ये ऐसा मेरा घर का, स्कूल का, कॉलेज का, क्लास का माहौल था। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा जून 2016 में, और 15 में, सॉरी। और उसी अगस्त में UPSC का एग्ज़ाम था, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसके लिए 4.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया, अगस्त में एग्ज़ाम दी, सितंबर अक्टूबर में उसका रिजल्ट आया। मैं तब हमारी जो एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पर दोस्त के साथ घूम रहा था और मेरे उस दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा, अंसार कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उसने कहा कि अरे आप पास हो चुके हो, 15,000 लोग सेलेक्ट किए गए हैं पूरे भारत से, 4.5 लाख बच्चों में से, उसमें आपका भी नंबर है। बहुत ज़्यादा खुश हुआ, सारे दोस्तों को बताया, घर वालों को बताया। ये मेरे लिए बहुत अहम बात थी, क्योंकि 4 साल से मैं पूना में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता, इतना स्ट्रगल कर रहा था, कोई सक्सेस नहीं मिलता था। घर पर मैं जब जाता था, डर डर के मैं घर पे जाया करता, क्योंकि हमारे गांव के लोगों को बहुत प्यार था मुझसे। तो जब भी पकड़ लेते थे, मुझे मिल जाता था मेरे रास्ते में, तो बोलते थे कि भाई अंसार अभी और कितने दिन बाकी है। तो बहुत ये बड़ा सवाल मेरे लिए होता जा रहा था। बहुत डरता था मैं इस सवाल से, क्योंकि ये मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं है कि 4 साल पढ़ो और डॉक्टर हो जाओ। ये वैसा नहीं था, इसमें सक्सेस अनप्रेडिक्टेबल था। तो मैं क्या करता था कि रात को 11 बजे ट्रैवल्स होता था, वो सुबह 5 बजे घर पे छोड़ देता था। तब सारे लोग सोए हुए होते थे गांव के, तो घर पे जाता था, 1-2 दिन हमने हमारे घर में रहता था। फिर 1-2 दिन रहने के बाद मैं रात को फिर 11 बजे जालना से ट्रैवल्स होता था, तब भी सारे लोग गाँव के सोए हुए होते थे और फिर मैं निकल जाता था। तो ये सक्सेस मेरे पास बताने के लिए मेरे पास था कि भाई मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास हो चुका था। इस सेल्फ वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सक्सेस था। हमारे 8-9 बच्चों का, हमारा दोस्तों का ग्रुप था। अनफॉर्चुनेटली 1-2 मार्क्स से सब रह गए, मैं अकेला ही वो लेवल क्लियर कर पाया। मेरे दोस्तों का बहुत अहम रोल है मेरे सारे कंट्रीब्यूशन में। जब मेरे पास किताबें नहीं होती थी तो उनकी किताबें मैं ले लेता था, कभी उनसे पैसे ले लेता था, कभी उनकी किताबों की मैं जेरॉक्स करा लेता था। मुझे अगर कहीं फंक्शन में जाना है, क्लास को जाना है, बीमार हूँ, तो सारे लोग मेरे पीछे थे। तो जो इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे पेरेंट्स कम पड़ रहे थे देने के लिए, वो मेरे दोस्तों ने मुझे दिया। और यहाँ पर एक बात मैं ये क्लियर कर लूँ कि वो जो 8-9 बच्चे थे, उनमें से सिर्फ एक मुस्लिम था, बाकी सारे नॉन मुस्लिम थे। हमारे लिए मज़हब कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता था, आइडेंटिटी मायने नहीं रखती थी, वो इंसान, वो ह्यूमन बीइंग, उसका हार्डवर्क ये ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता था। और वही एनर्जी थी मेरे लिए मेरे दोस्तों की। तो अनफॉर्चुनेटली वो बंदे थोड़ा पीछे रह गए। अभी इस साल वो ज़रूर क्लियर करके आप पढ़ेंगे उनके बारे में। तो मैं अकेला पास किया। फिर मेंस था, मेंस का एग्जामिनेशन मुंबई में होता था। 100 दिन का पीरियड मेरे पास था और मेरी कंपटीशन हमारे देश के जो 15,000 लड़के सेलेक्ट किए गए थे उनके साथ थी। बहुत ज़्यादा उनकी पढ़ाई होती थी, इतनी पढ़ाई कि मेरी उम्र 21 साल, 25-26 साल के बच्चे 4-4 साल उन्होंने 4-4 एग्जाम दे चुके थे। मेरे तो पहली एग्जाम दी थी, 4-4 बार वो रिटर्न लिख चुके थे, तो उनके साथ कंप्लीट मुझे करना था। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। 100 दिन मैंने दिन का रात किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि जब मैं मेरे स्टडी टेबल के ऊपर बैठता था तो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद लग जाती थी। तो जब मैं आंखें खोलता था मैं बैठे बैठे सुबह 6 बजे तक सोया हुआ था। इतनी बड़ी, तो पीठ का दर्द आज में मुझे होता है। तो इतनी ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो जाती थी, इतना मेरा चश्मे का नंबर बढ़ चुका था कि जब मैं पूना गया तो मैं चश्मा निकाल कर देख सकता था, लेकिन आज अगर मैं चश्मा निकाल दे तो मैं कुछ भी नहीं देख सकता। इतना ज़्यादा पढ़ाई, मुझे हार्डवर्क करना पड़ा, इतना ज़्यादा लिखना पड़ा, सारी चीज़ें। मुंबई में एग्ज़ाम हुआ, मुंबई में एग्ज़ाम था, 6 दिन एग्ज़ाम चलता था।
एक दिन में 2 पेपर होते थे, एक पेपर को आपको 3 घंटे टाइम मिलता था, 4000 वर्ड्स लिखने होते थे, 20 क्वेश्चन उसमें होते थे। तो 3 घंटे वो 4000 वर्ड्स लिखो, फिर उसके बाद में 2 घंटे का गैप, फिर 3 घंटे 4000 वर्ड्स के साथ दिन में 6 घंटे लिखना पड़ता था, 8000 वर्ड्स वो हो जाते थे। इतना भी मेरे जैसा कोई छोटा बच्चा कर लेता है, लेकिन उसके बाद में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, वैसा भी कुछ नहीं था। अगले दिन आपको फिर से पेपर देना होता था। 6 दिन ये प्रोसेस चलता रहा। इतना कि सर ने जैसा बताया कि अंगूठा मेरा नीचे से सूज जाता था, मतलब बहुत तकलीफ उसको होती थी, तो वो गर्म पानी में डालकर आधा घंटे रख दिए कि वो ठीक हो जाता था। तो ये ऐसा सारे माहौल था। एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। मेरे जो 2 दोस्त आज सेलेक्ट हुए हैं वो कहते थे कि भाई 1750 मार्क का ये मेंस का एग्जामिनेशन था, और इस 1750 में से किसका 100 मार्क का लिखने का रह गया, किसका 200 मार्क का लिखने का रह गया। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा लिखा था कि मेरा बस 12 मार्क का पेपर लिखने का रह चुका था 1750 में से। बहुत ज़्यादा मैंने लिखा था मैंने। उसमें मुझे 1750 में से 693 मेरा मेंस का स्कोर आया, अभी पता चला। उसके बाद में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ। फरवरी में अब मेरा लाइफ ऐसा है कि थोड़ा सा मैं एक प्रॉब्लम से निकलता हूँ कि दूसरे मेरे पर आकर टपक जाती है। तो अच्छी सारी चीज़ें चल रही थी। 9 फरवरी का दिन आया, मेरे जीजू थे, मेरी बड़ी बहन, उसकी उम्र 26 साल है, उसको एक 7 साल का, एक 2.5 साल का बच्चा है। हमारे जो जीजू थे वो थोड़े से अल्कोहलिक थे, बहुत प्यार करते थे दीदी से, लेकिन घर के डिस्प्यूट्स थे उनके, तो अल्कोहलिक इतने ज़्यादा हुए कि उसमें उनकी डेथ हो गई। 28 साल उनकी, 28-29 साल उम्र थी। 9 फरवरी को ये सब हुआ। सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर थी, क्योंकि भाई तो मामा के यहाँ काम कर रहा है, अब्बू रिक्शा चलाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं था, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फिर भी मेरी बहन बहुत स्ट्रांग थी, आज भी वो बहुत स्ट्रांग है। 3 दिन के बाद उसने मुझे कहा कि अंसार, आप ये सेकंड लेवल भी क्लियर करने वाले हो, आप अगली तैयारी के लिए पुणे चले जाओ, यहाँ पर रुकोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। तो मैंने उनकी बात सुनी, मैं पुणे जाकर फिर से तैयारी को लग गया। 19 फरवरी शिव जयंती का दिन था, मुझे उस दिन बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। उसी दोस्त ने मुझे कॉल किया, कहा अंसार कॉन्ग्रेचुलेसन, रिजल्ट लग गया। उन 15,000 बच्चों में से सिर्फ 2,800 बच्चे भारत से पास किए गए हैं इंटरव्यू के लिए, और उन 2,800 में आपका भी नंबर आता है। बहुत मैं खुश हुआ, क्योंकि 10 दिन हो चुके थे जीजू को एक्सपायर होने में। घर पे बताया, सब लोग बहुत खुश हुए। 40 दिन मेरे पास इंटरव्यू के लिए थे, मैं इंटरव्यू के लिए गया दिल्ली में। 40 दिन मैंने तैयारी की। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम का बहुत अच्छा NGO है, जो माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए वहाँ पर अकोमोडेशन, खाना वगैरह सब प्रोवाइड करता है। तो मैंने फ्री में सब चीज़ें प्रोवाइड की। मेरे मॉक इंटरव्यू कराए, बहुत अच्छा माहौल था। इंटरव्यू के दिन में गया, बहुत बार मुस्लिम कम्युनिटी के सामने ये सवाल अपने ही लोग करते हैं, मतलब कुछ बोलने को नहीं हुआ तो कुछ भी मतलब दिल से लगा देना, ऐसा ही सारी चीज़ें होती कि भाई आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो बायस होते, वो लोग आपको कम मार्क्स देते, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरव्यू के दिन PK जोशी नाम का बोर्ड था, वो रिटायर्ड ऑफिसर थे। 7 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ, दोपहर को 3 बज रहे थे। मैं इंटरव्यू के हॉल में गया, सब लोग बहुत खुश हुए मेरी तरफ देखकर। सूट वगैरह मैंने पहना था, लेकिन मैं बहुत छोटा लग रहा था। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि भैया आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा सर 21 साल। तो वो 21 साल में आप यहाँ तक कैसे आ गए। मैंने कहा सर बस आ गया, मेहनत की और आ गया। बहुत खुश वो लोग हुए। इंटरव्यू मेरा 28-29 मिनट चला, और जो सवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में कि मुझसे पूछा गया, ऐसे अपने माँ बाप की उम्र के वो लोग होते हैं 60-65 के, ऐसे ही गप्पा चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि अंसार आप शिया हो या सुन्नी हो। मैंने कहा सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, बाकी की चीज़ों पर मेरा तो एक OBC, एक मुस्लिम, इससे भी ज़्यादा मैं अहमियत देता हूँ एक इंडियन होने पर अपने। तो ये सवाल का जवाब उन्हें बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू हुआ, हंसी मजाक हुए, गप्पे हुए सब। मुझे बिल्कुल उन्होंने एक भी ये सब मुश्किल सवाल नहीं पूछा, क्योंकि बहुत बार आप सर तो एक्सपीरियंस्ड है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी मुश्किल वाला इंटरव्यू होता है, इतना कि कुछ बच्चे इंटरव्यू हॉल में से आने के बाद में रोने लग जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे लोग थे, देव मानुस से मराठी में कहते वैसे लोग थे। उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू में 275 में से 199 मार्क्स दिए, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स है। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको पता चलेगा कि 199 मार्क्स दिए 275 में से। 209 वाला कोई टॉपर है जो देश में फर्स्ट आई है 3000 भी, इसका भी बहुत स्ट्रगल रहा है। उसको 195 मार्क्स थे, मुझे 199 मार्क्स इन लोगों ने दिए। कोई बायस नहीं होते ये लोग सिर्फ आपकी सोच देखते हैं कि आपकी सोच क्या रखते हो, आप किस मज़हब से आते हो, ये चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती। इंटरव्यू हुआ, फिर मैंने आपको रिज़ल्ट कैसे लगा ये सारी चीज़ें बताई। बहुत खुशी का माहौल था, बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रगल हुआ। और रिज़ल्ट लगने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, मेरे हेल्थ के ऊपर थोड़ा इफेक्ट होगा, थोड़ा सा हेक्टिक होगा। मेरे भी आप आंखें देख रहे थे थोड़ी सी लाल हो चुकी है, खाना ठीक से नहीं हो रहा है, टाइम पर नींद नहीं हो रही। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मराठवाड़ा के लोगों तक जाऊंगा, फिर किसी भी कम्युनिटी के बच्चे हो उन तक जाकर ये मैसेज दूंगा कि भाई देखिए, अगर मैं हो सकता हूँ तो कोई भी हो सकता है।
जो स्ट्रगल मैंने किया है, अगर वो स्ट्रगल आप करते हैं, आप अगर वो मेहनत लेते हैं, आप अगर हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और अगर हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो प्रियम्बल हमारी है वो प्रियम्बल अगर आप जीते हैं, स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुता, एकता, ये सारे जो वैल्यूज़ है, अगर वो वैल्यूज़ आप रखते हैं, हार्डवर्क आप रखते हैं, फोकस आपका है, डेडिकेशन है, भक्ति जिसे कहते हैं, पढ़ाई, वो अगर आप करते हैं तो आपको आपका मजहब, आपकी कास्ट, कोई भी आइडेंटिटी, आपका जेंडर, जो महिलाएं हैं, वो आपको नहीं रोक सकता। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी। अब जाते जाते 2-3 मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बारे में इतनी चीज़ें बहुत हो गई, मैंने जो बताया आपको। दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम पास करना इम्पॉसिबल नहीं होता। एग्ज़ाम आपको पास करने के लिए ही ले जाती है, फेल करने के लिए। फेल होते हैं तो आप होते हैं, आपके रीजंस की वजह से। तो मैंने जैसा कहा कि मैं हो सकता हूँ, तो दुनिया का कोई भी इंसान ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम क्यों देनी है, ये आप पहले डिटरमाइन कीजिए। मैंने 2-3 कॉल्स मुझे आए, मेरा नंबर थोड़ा वायरल हो चुका है, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे 2-3 साल बचे, बस उम्र ख़त्म होती आ रही है, तो हम टीचर हैं और हम रिज़ाइन करके फिर से पढ़ाई के लिए लग रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं हुआ हूँ, इसलिए आप तैयारी मत कीजिए। आप आपका खुद का गोल डिटरमाइन कीजिए कि मुझे IAS या फिर IPS क्यों बनना है, मुझे इंजीनियर क्यों बनना है, मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। तो ये डिटरमाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतनी मुश्किल है कि इतना फ्रस्ट्रेशन आता है पढ़ाई करते करते, चिड़चिड़ हो जाती है। 60-65 बुक्स होती है, उसमें से हर एक बुक 3-3, 4-4 बार पढ़नी पड़ती है। एक बुक सेम बार बार पढ़ने से बहुत हमें चिड़चिड़ हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आता है। इस फ्रस्ट्रेशन के वक्त हमारे हॉबीज़ और दूसरी बात हमें क्यों बनना है, ये जो सपना अगर हम 5 मिनट आग झाँक ले और वो सपना याद करें तो आप फिर से पढ़ाई को लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्यों करना है, कब करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने कम उम्र में आप ये एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें उतना अच्छा होता है। आज मैं 21 साल का बना हूँ, शनिवार में कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता हूँ, बहुत ऊपर तक जा सकता हूँ। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा साल तक आप आपके देश की सेवा कर सकते हैं। तो जल्दी डिसाइड कीजिए कैसे करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए 2-3 दिन का वर्कशॉप लेना पड़ेगा, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो ये कि कोई भी एग्ज़ाम पास करना इम्पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप डिसाइड कीजिए। तीसरी बात मैं जो मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, मैं भीड़ में भी गया था तो मैंने वहाँ के लोगों से भी ये बात की कि आपके घर में मज़हब वगैरह चीज़ें तो है ही, वो तो मानना ही नहीं चाहिए, हमने उसका कोई डिफरेंस मानना नहीं चाहिए। लेकिन आपके घर में इस्लाम हो या हिंदू हो, कोई भी रिलीजन, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं मानता। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पढ़ाई आप आपके लड़के को दे रहे हो, अच्छी स्कूल में भेज रहे हो, वो पढ़ाई आप लड़कियों के लिए भी कीजिए। उन्हें भी कलेक्टर बनाने का, डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का सपना देखिए। लड़कियाँ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मैं लड़की होता हमारे घर से तो मैं शायद IAS नहीं बन सकता था, जस्ट बिकॉज माइंड सेट की वजह से, क्योंकि हमारी दीदियों को भी नहीं पढ़ाया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी लड़कियों को पढ़ाइए। आज जो देश में टॉपर आई है टीना दावी, वो भी एक लड़की है। तो ये सारी चीज़ें आपसे कहनी थी, और बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है इतना बहुत हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।